गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। चलिए बच्चों, आज स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक दैट इज नोन एज कैपेसिटर। अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। आइए समझते हैं। इस टॉपिक को समझने से पहले बच्चों थोड़ा सा प्रैक्टिकली रिलेट कर लेते हैं। आप लोगों ने आज तक कंडेंसर देखा होगा, आप लोगों ने आज तक कैपेसिटर देखा होगा। देखिए कंडेंसर कैपेसिटर, पुराने टाइम पे इसी कैपेसिटर को आप कंडेंसर नाम से बोलते थे, अदरवाइज दोनों एक ही चीज है। आइए समझते हैं व्हाट इज द रोल ऑफ योर कैपेसिटर। बच्चों आप लोगों ने देखा होगा, कभी आप फैन वगैरह, आप जब फैन का बटन ऑन करते हैं आप देखते हैं आपका फैन मूव नहीं कर रहा है, केवल साउंड कर रहा है, कुछ साउंड आती है लेकिन मूव नहीं कर रहा है। तो आप क्या करते हैं, एक स्केल से, अपनी स्केल या एक स्टिक से, एक लकड़ी से आप फैन को थोड़ा सा टॉर्क, थोड़ा सा हीट, थोड़ा सा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद वो फैन आपका क्या प्रॉपर्ली वर्क करने लग जाता है। तो जैसे ही आप उसे फैन से हीट करते हैं और आपका पंखा ढंग से चलने लग जाता है, आपके सामने वाला पर्सन बोलता है ये कैपेसिटर आपका बेकार हो चुका है, कैपेसिटर चेंज कीजिए या कंडेंसर चेंज कीजिए। तो थोड़ा सा फील कर पा रहे हैं व्हाट इज द रोल ऑफ योर कैपेसिटर। चलिए दूसरा एग्जांपल देते हैं। आप लोगों ने आज के टाइम में आपके मोबाइल फोन्स, जब आप फोटो क्लिक करते हैं फ्लैश, आपके प्रोफेशनल कैमरास फ्लैश, यानी इंस्टेंट एनर्जी। आपको जिसमें फोटो कैप्चर करनी है, एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ फ्लैश, अचानक से कहां से आएगी? अगेन प्रोवाइडेड बाय कैपेसिटर। क्या अब आप कुछ चीजों को रिलेट कर पा रहे हैं? आइए दोनों एग्जांपल समझाता हूं। पहले वाला एग्जांपल लिया था फैन का। फैन में देखिए स्टार्टिंग में टॉर्क आपको काफी चाहिए होता है उसको रोटेट करने के लिए। तो स्टार्टिंग में इतना टॉर्क कैसे प्रोवाइड होगा? तो आपको एक एक्स्ट्रा एनर्जी सोर्स की जरूरत होती है। जो आपको एक्स्ट्रा एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? आपका कैपेसिटर। कब? एट अ इंस्टेंट। एट अ इंस्टेंट मींस उसी क्षण में, उसी एक सेकंड में, उसी एक सेकंड में आपको लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी अचानक चाहिए, उसके बाद नहीं चाहिए। बात समझ में आ रही है? इन अ सिमिलर मैनर कैमरे का फ्लैश या प्रोफेशनल कैमरास के फ्लैश क्या है, आपको जिस समय आप क्लिक करते हैं एट दिस इंस्टेंट एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए उस इंस्टेंट पे, उसके बाद आपको नहीं चाहिए। यानी उस इंस्टेंट पे, उस क्षण पे, उस एक सेकंड पे एक लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लैश निकल जाए, एक एनर्जी आ जाए, आप ब्राइट आपका चेहरा दिखने लगे, तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी एट अ सिंगल इंस्टेंट, एट एन इंस्टेंट, इंस्टेंट मींस क्षण, उस क्षण पे अगर आप प्रोवाइड कर देते हैं तो कौन करता है? आपका कैपेसिटर, आपका कंडेंसर। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है? तो अगर आपको इतना क्लियर है तो बच्चों आपने सुना होगा क्या, कैपेसिटर आपका क्या है? एक चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है। अब पहली बात, ये लाइन से कंफ्यूज मत होना। चार्ज स्टोरिंग डिवाइस, कैपेसिटर आपने क्या किया, एक डीसी सप्लाई से, देखिए यहाँ पे लेट अस सपोज ये आपका एक कैपेसिटर को ऐसे दिखाते हैं, मैंने इसको एक डीसी सप्लाई से, दिस इज योर माय 10 वोल्ट और व्हाटएवर, इस सप्लाई से मैंने क्या कर दिया, इसको कनेक्ट कर दिया है। अब ये मत समझना कि ये बैटरी के कारण इस कैपेसिटर, जिसको मैं सी से दिखा रहा हूं, इसमें चार्ज इंड्यूस हुआ है। देखिए बैटरी से चार्ज, बैटरी इज नॉट अ सोर्स ऑफ चार्ज। बैटरी आपका क्या है? सोर्स ऑफ चार्ज नहीं है, वो चार्ज आके यहाँ पे इकट्ठा नहीं कर रही है। मैं ऑलरेडी ये आपको प्रीवियस लेक्चर्स में क्लियर कर चुका हूं। बैटरी का फंक्शन सिर्फ क्या है, जो भी व्हाटएवर चार्ज, उसको मूव ऑन करवाना, उसको एनर्जी प्रोवाइड करवाना। कैसे? बहुत सारे एग्जांपल हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके थे। क्या ये आपको इतनी बात समझ में आ रही है? चलिए थोड़ा सा देखना चाहेंगे आपको प्रैक्टिकली कैपेसिटर कैसे दिखते हैं। श्योर। तो आइए, आप लोगों के लिए, आपने फैन के कंडेंसर देखे होंगे, फैन के कैपेसिटर देखे होंगे, तो मैं आपके लिए एक दो लेके आया हूं। आइए देखते हैं। आइए बच्चों, मेरे पास ये एक कंडेंसर, एक कैपेसिटर है फैन का। मैं इसको आप लोगों के सामने चार्ज करने जा रहा हूं। आइए देखिए, 2 सेकंड के लिए चार्ज करेंगे, उसके बाद आपको दिखाएंगे। ये आपके सामने मैंने क्या, इस सॉकेट में इस कैपेसिटर को, इस सॉकेट में इस कैपेसिटर को चार्ज होने के लिए अप्रॉक्स 1 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, फिर हम स्टडी करते हैं। तो बच्चों आइए, हमारा कैपेसिटर, आइए हमने जो अभी ये चार्ज लगाया था, आइए निकाल के आपको थोड़ा सा दिखाते हैं। ये मैंने स्विच बंद किया, ये आपका कैपेसिटर, थोड़ा सा क्लोज व्यू आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये आपका कैपेसिटर है, ये आपका कंडेंसर है। इसको मैंने चार्ज किया कुछ 1-2 मिनट के लिए। अब मैं देखिए जैसे ही इसको टच करूंगा, यानी शॉर्ट सर्किट करूंगा, जितनी भी इसके पास एनर्जी थी वो सारी की सारी एट एन इंस्टेंट, यानी उस क्षण में पूरी की पूरी लॉस हो जाने वाली है। यानी दोबारा अगर मैं परफॉर्म करूंगा तो स्पार्क क्रिएट नहीं करेगी, केवल फर्स्ट टाइम पे करेगी। आइए देखिएगा ध्यान से। क्या आपने देखा? क्या आपको साउंड भी आई होगी? अब देखिए, अब मैं कितने बार कर लूं, कुछ नहीं होने वाला है। अब ये मुझे दोबारा चार्ज करना पड़ेगा, उसके बाद फिर इसमें चार्ज स्टोर होगा, फिर आप इसको शॉर्ट सर्किट करके ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो बच्चों आपने क्या देखा, कैपेसिटर एट द इंस्टेंट जितनी भी एनर्जी थी उसने एक साथ सप्लाई कर दी और आपका पर्पस फुलफिल हो गया। कौन सा पर्पस? फ्लैश कैमरा नंबर 1, आपका फैन
अचानक से हाई टॉर्क चाहिए, कहां से आएगा? कैपेसिटर प्रोवाइड करता है। तो ऐसे दुनिया भर के एग्जांपल हैं आप लोगों की। शादी ब्याह वगैरह में आप जाते होंगे, मैरिज में जाते होंगे, वहां आपके फैन कैसे होते हैं? स्टैंड फैन होते हैं। वहां पे बच्चे छेड़खानी करते हैं, हाथ से उसको घुमाते हैं और पंखा चल जाता है। वहां पे अड़ोसी पड़ोसी खुश हो जाते हैं, अरे वाह बच्चा तो हमारा बहुत टैलेंटेड है। तो आपको पता है कितना टैलेंटेड है, क्या है, सब आपको पता है। तो बच्चों आइए अब समझते हैं। नेक्स्ट बात ये आती है, अब ये जो कैपेसिटर है कहाँ कहाँ यूज होते हैं? माय डियर फ्रेंड, आप जितना भी मैक्सिमम सोच सकते हैं हर जगह आपके कैपेसिटर आज की डेट में यूज होते हैं। क्यों होते हैं? इंस्टेंट एनर्जी मेरे को सप्लाई दे रहे हैं। आपके कोई भी सर्किट, आपके टीवी, आपकी एलईडी, आपकी टीवी की मदरबोर्ड, आपकी कैमरा, व्हाटएवर जितने आप सोच सकते हैं सर्किट, मदरबोर्ड वगैरह, उसमें छोटे छोटे, अभी तो मैंने काफी बड़े साइज का कैपेसिटर दिखाया, उसमें छोटे छोटे हरे कलर के छोटे छोटे पीसेस आपको दिखेंगे, वो सारे कैपेसिटर हैं। उसमें गौर से अगर आप पढ़ेंगे तो माइक्रोफैरेड यूनिट लिखी होगी, तो समझ जाना वो कैपेसिटर ही हैं। वैसे कोशिश करूंगा इस लेक्चर के एंड में मैं तुम्हें आपको थोड़ा सा और इमेज दिखा दूं कैपेसिटर्स की, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और बेटर क्लियर हो सके। इज इट क्लियर? तो बच्चों अगर आपको इतना समझ में आया, अगर आपको इतना समझ में आ गया, तो हम फंक्शनिंग की तरफ बढ़े। मतलब ये आपका ये कैपेसिटर जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ये एक्चुअली कर कैसे पाता है? यहाँ मींस इतना ज्यादा चार्ज स्टोर तो हो रहा है, कहां से हो रहा है? तो हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं फंक्शनिंग ऑफ योर कैपेसिटर। टिल नाउ एवरीथिंग इज ओके? कोई डाउट तो कमेंट में जरूर भेज सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड एज सून एज पॉसिबल। बच्चों तो व्हाट इज योर कैपेसिटेंस? कैपेसिटेंस इज कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज। आइए समझते हैं। कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज is known as your capacitance. कैपेसिटेंस क्या है? कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज। अभी तक आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। यानी कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज, और वो चार्ज में इंस्टेंटली जितनी भी एनर्जी हो एट एन इंस्टेंट चाहिए। मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं? कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। तो मीन्स कंडेंसर आपका क्या? एक इंस्टेंट एनर्जी सप्लाई, इंस्टेंट पावर सप्लाई आप बोल सकते हैं। इन अ सिमिलर मैनर क्या हम इसको बैटरी की तरह यूज कर सकते हैं? यस डेफिनेटली। क्यों? इंस्टेंटली एनर्जी सप्लाई कर रही है, दैट मीन्स पावर सप्लाई कर रही है। बैटरी का काम क्या होता है? यही तो होता है। बात समझ में आ रही है? तो आप इसको एज ए बैटरी भी देखेंगे अपकमिंग लेक्चर्स में। बात समझ में आ रही है? चलिए अब बात करते हैं कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज इज योर कैपेसिटेंस। आइए देखिए बच्चों, मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, लेट अस सपोज रैंडम ऑब्जेक्ट मैंने कोई ले लिया, इसमें मैं एक इनफाइनाइट से कोई चार्ज लाया। क्यों? मुझे नहीं पता कहां से लाया। मैं एक इनफाइनाइट यहां कहीं रखा होगा, एक चार्ज लाया यहां से इनफाइनाइट से, और मैंने इसके ऊपर छोड़ दिया। कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए, कोई भी कंडक्टर ले लीजिए, आर्बिट्री कंडक्टर ले लीजिए, अब बच्चों यहाँ पे बात ये है, तो जैसे ही मैं इसको Q चार्ज दिया, डेफिनेटली ये एनर्जी पजेस करेगी। और वो एनर्जी कितनी होगी? बिकॉज ऑफ डिस्चार्ज, पहले कोई एनर्जी नहीं। जैसे ही मैं इनफाइनाइट से चार्ज Q लेके आया, इस पे मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया, तो क्या हो गया? एनर्जी मेरे पास कितनी होगी? kq²/2r। कहाँ पढ़ चुके हैं हम? प्रीवियस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर नंबर 1 में ये सारी बातें कर चुके हैं। दोबारा करेंगे तो क्या कैपेसिटर का पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है? तो आपको दोबारा प्रीवियस लेक्चर में जाइए और देखिए। अब बच्चों बात ये आती है, ये एनर्जी आई कैसे? थोड़ा सा बात समझिए। इनफाइनाइट से हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब हम पढ़ रहे थे, हम इनफाइनाइट से जब चार्ज लाते थे, उसको यहाँ लाने में हमें कुछ वर्क करना पड़ता था, इस चार्ज को यहाँ तक लाने में। क्यों? पोटेंशियल याद है? पोटेंशियल हम क्या कहते थे? इनफाइनाइट पे पोटेंशियल 0। जितना मुझे कार्य करना पड़ा इस चार्ज को यहाँ लाने में, वही तो इसके अंदर स्टोर हुआ, वही जो वर्क मैंने लाने में करा, वही तो एनर्जी इसके रूप अंदर आई, और कुछ नहीं। बात समझ में आ रही है? हम इसीलिए तो बोलते थे पोटेंशियल एट इनफाइनाइट आपका कितना है? पोटेंशियल एट इनफाइनाइट हम एज्यूम करते थे 0 है, क्योंकि वहां पोटेंशियल एट इनफाइनाइट 0, और यहाँ पे पोटेंशियल आपका कितना हो जाता था यहाँ लाने के बाद? kq/r। बिकॉज ऑफ दिस पोटेंशियल ओनली आपके क्या ये सिस्टम पॉसेस करती है एनर्जी। अब बात ये आती है दो चार्जेस। ये चार्ज मेरा फ्री है स्पेस में, बहुत अच्छी बात है। कितना पोटेंशियल? 0। कितनी एनर्जी? 0। अब समझिए यहाँ पे मेरा चार्ज, यहाँ पे दूसरा चार्ज है, कोई दूसरा चार्ज Q। अब मैं इसको ला रहा हूँ,
इसके पास ला रहा हूं तो ये क्या इसको अपोज करेगा रिपल अट्रैक्शन जो भी होगा व्हाटएवर। अब लेट अस सपोज दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, ये चार्ज के पास में इस चार्ज को ला रहा हूँ, ये क्या करेगा, ये वाला इसको नहीं आने देगा, यानी मुझे इस पे अपनी तरफ से वर्क करना पड़ेगा, इसको इसके नजदीक लाने के लिए करना पड़ेगा। तो वही वर्क तो इनके रूप में क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब ये पोटेंशियल हमने अगर वहां जीरो मान लिया, अगर हमने वहां पोटेंशियल जीरो मान लिया, तब जाके आपको यहाँ पे पोटेंशियल क्या लिखते हैं आप, k3/r। अदरवाइज क्या वो इसका पोटेंशियल है, नहीं, वो पूरे सिस्टम इस चार्ज और इस चार्ज का, यानी वो डेल वी है, चेंज इन पोटेंशियल। अगर आपने यहाँ जीरो माना तब आप यहाँ लिख रहे हैं k3/r, अदरवाइज नॉट। क्या बातें चल रही हैं, कुछ ज्यादा हो जा रहा है, चलिए समझिए। इतनी बात आपको क्लियर हुई, बहुत अच्छी बात है। अब प्रॉब्लम ये है, अब आप जो ये एनर्जी आई कहाँ से आई, इनफाइनाइट से लेके आप यहाँ तक लाए, इनफाइनाइट से लेके कहाँ तक लाए, इस डिस्टेंस तक लाए। तो आपकी जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है बेटा कहाँ से कहाँ तक, इनफाइनाइट से जहां तक आप फाइनाइट डिस्टेंस तक ला रहे हो। तो ये जो एनर्जी है आपकी क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी है। लिख रहा हूं दिस नोट, देखिए ये हम अब जो टॉपिक पढ़ रहे हैं बेटा, हम ये कंडेंसर कैपेसिटर फॉर्म करने जा रहे हैं। आपका कैपेसिटर कैसे एक्चुअल में आया, अस्तित्व में आया, वो बातें हमारी चल रही हैं। नोट क्या, नोट ये दिस एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी and not confined energy। इसका मतलब क्या है, आइए समझिए, and not confined energy। बात समझ में आ रही है। देखिए एक काम करते हैं, ये जो मैंने ये रिलेशन आपके लिए लिखे, ये हमने किसके लिए लिखे, एक स्फीयर के लिए लिखे। तो मैं इट्स बेटर कि मैं इसको एक स्फीयर ही आप लोगों के लिए बना दूं। इस स्फीयर में क्या है, ये r डिस्टेंस का एक स्फीयर है, इस पे आप चार्ज लाए हैं q, तो ये सिचुएशन बनी है। तो ये दिस एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी एंड नॉट कन्फाइंड एनर्जी। अब ये डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी कहां से कहां तक, इनफाइनाइट से r डिस्टेंस तक या r से इनफाइनाइट, ये r यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक, ये जितना भी डॉट 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 ये रीजन देख रहे हैं, यहाँ आपकी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड है, फैली हुई है, बिखरी हुई है। तो आपकी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड कहां से है, r से इनफाइनाइट तक। क्या आपकी ऐसी एनर्जी कोई काम की एनर्जी है, बिल्कुल नहीं। क्यों बच्चों, मैं बोल रहा हूं मेरे पास आपका 10 लीटर मिल्क है, मेरे पास 10 लीटर मिल्क है और मैंने उसको फेंक दिया, उड़ेल दिया। 10 लीटर मिल्क है, मैंने उसको फेंक दिया और मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास 10 लीटर दूध है। क्या मेरे पास 10 लीटर दूध है, क्या वो कोई काम का है, वो दूध बिखरा हुआ दूध, गिरा हुआ दूध कोई काम का नहीं है। तो उसी प्रकार यहाँ पे r से इनफाइनाइट तक ये आपकी एनर्जी बिखरी हुई है, फैली हुई है, स्कैटर्ड एनर्जी है, ये आपके कोई काम की नहीं है। ये आपके काम की तभी होती जब ये एक जगह पे इकट्ठा होती, कंसंट्रेटेड होती, जस्ट लाइक मिल्क 1 लीटर में होता तो आप पी जाते, काम की चीज होती है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोई काम की नहीं है। अगर ये कन्फाइंड एनर्जी होती तो बहुत ही मजा आ जाता। कन्फाइंड मीन्स कंसंट्रेटेड, एक सिंगल रीजन पे अगर ये होती तो। बात समझ में आ रही है। तो मेरा एम है इस डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी को कन्फाइंड रीजन में लाना, पहला एम। कैपेसिटर अगर मुझे बनाना है तो मेरा पहला एम क्या, इस डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी को एक कन्फाइंड रीजन में लाना। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे मैंने स्फीयर का एक एग्जांपल दिखाया है। अगर कोई भी आप आर्बिट्री बॉडी बना लीजिए जल्दी से, कोई भी आर्बिट्री बॉडी पे कोई चार्ज इनफाइनाइट से लाते हैं तो डेफिनेटली बेटा ये एनर्जी पजेस करता है, तो डेफिनेटली बेटा ये एनर्जी पजेस करता है। बट अगेन डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी, यहाँ पे ये आर्बिट्री वर्ड हटा दीजिए। ये कौन सा कंडक्टर हो गया आपका, स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर। तो इतनी बात समझ में आ चुकी है आपको। ये क्या है, आर्बिट्री शेप का कंडक्टर है, आर्बिट्री शेप। इतनी बात समझ में आ गई। तो हमारा एम क्या है, इस एनर्जी को कन्फाइंड करना। कैसे करेंगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। कैपेसिटेंस इज योर कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज एंड इट इज डिफाइंड एज, ये कैपेसिटेंस डिफाइंड कैसे होता है, C इक्वल्स टू, आपने कैपेसिटेंस इक्वल्स टू कितना चार्ज आप लोग लाए उससे कितना पोटेंशियल इंक्रीज हुआ। यानी आपका C इज डिफाइंड
एस क्यू बाई वी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी सी दिखा क्या रहा है, किसको दिखा रहा है, कैपेसिटी को। क्यू क्या है, कूलाम, क्यू क्या है, कूलाम, वी क्या है, वोल्ट। इसको आप दूसरे टर्म में भी बोल सकते हैं फैरेड, इसको आप इसकी दूसरी यूनिट फैरेड के नाम से भी जानते हैं, अदरवाइज क्या है ये, कूलाम पर वोल्ट। इसका मतलब समझते हैं। आइए, अगर आपकी कैपेसिटी मान लेते हैं, चलिए 10 कूलाम ही मान लीजिए। लेट माई कैपेसिटी मान लेते हैं, इन जनरल बात करते हैं, ये थोड़ा समझने के लिए। लेट माई कैपेसिटी बी 10, मेरी कैपेसिटी 10 है, इसका मतलब क्या है, आइए थोड़ा सा समझते हैं। 10 कब आएगा ये, जब आपने, इट मींस अगर आपने इसको 10 कूलम चार्ज, किसी बॉडी पे 10 कूलम चार्ज अगर लाए, तो उससे अगर 1 वोल्ट आपका पोटेंशियल इंक्रीज होता है, तो आप क्या कहेंगे, उसकी कैपेसिटी 10 है। बात समझ में आई, 10/1 10। और क्या बोल सकते हैं, अगर मैंने यहाँ पे आपका 500 चार्ज लाया, 500 कूलम चार्ज लाया पर यूनिट, अगर यहाँ पे कितना उससे इंक्रीज होगा, 50 वोल्ट मेरा इंक्रीज होगा, तो अगेन कैपेसिटी आपकी कितनी आएगी, 10 कैपेसिटी आएगी। तो कहने का मतलब क्या है, कैपेसिटी क्या दिखा रहा है आपको, समझ रहे हैं, कैपेसिटी क्या दिखा रहा है, चार्ज ज्यादा तो पोटेंशियल इंक्रीज जो होगा उस बॉडी का ज्यादा। अगर मैं इसमें ज्यादा चार्ज आया तो उसके बॉडी का पोटेंशियल ज्यादा होगा, अगर चार्ज और ज्यादा 1000 कूलम ले आया तो उसका पोटेंशियल उतना इंक्रीज हो जाएगा। बट कैपेसिटी तो आपकी उतनी 10 ही रहेगी, क्यों, 500/50 कितना हो गया, 10। और जब आप यहाँ पे 10 चार्ज लाए थे तो 1 वोल्ट पोटेंशियल बढ़ा था, अगर आप 500 चार्ज लाएंगे तो 50 वोल्ट पोटेंशियल बढ़ेगा, यानी इस लेवल की एनर्जी बढ़ेगी, बट कैपेसिटी तो उसकी 10 ही रहेगी। तो कैपेसिटर क्या है, आपकी कैपेसिटेंस को दिखाता है। बात समझ में आ रही है। अब बात ये है, जब मैं चार्ज ला रहा हूँ तो मेरा पोटेंशियल बढ़ क्यों रहा है, अभी तो बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, हमने यही तो सीखा था। जब आप इनफाइनाइट से चार्ज यहाँ नजदीक में नियर बॉडी में लाते हैं तो क्या होता है, आपको उसके अगेंस्ट वर्क करना होता है, दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, उसी के कारण इसका क्या, पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। दिस इज ऑल अबाउट कैपेसिटेंस। क्या आप इतनी बात फील कर पा रहे हैं, क्या ये 1-2 एग्जांपल समझ पाए? अगर आप इतने एग्जांपल समझ पाए तो बहुत अच्छी बात है। आइए फर्दर स्टडी करते हैं। चलिए, आपका C कैसे डिफाइंड है, Q/V। आपको पता है पोटेंशियल, अगर मैं एक स्फीयर की बात करूं, अगर मैं स्फेरिकल की बात करूं, तो पोटेंशियल मेरा क्या होने जा रहा है, KQ/R, यही होता है। Q से Q हुआ कैंसिल, आपका क्या आया, R/K। बच्चों K की यूनिट क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो क्या आ गया ये, 4 पाई एप्सिलॉन R। अरे वाह, तो क्या मतलब है बच्चों, मेरे कैपेसिटेंस का स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो निकल के आ चुका है, C = Q/V, इस प्रकार से डिफाइन किया गया है। और एक्चुअल कैपेसिटेंस जो जिस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है एप्सिलॉन एंड R पे, यानी डायमेंशन, ज्योमेट्री पे एंड एप्सिलॉन पे। ये Q एंड V बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है। जस्ट लाइक, कैसे, आइए समझिए। जस्ट लाइक आप लोग जानते हैं क्या, रेजिस्टेंस R = क्या होता है, V/I, यही होता है। आप जानते हैं क्या, रेजिस्टेंस वोल्टेज पे डिपेंड करता है। मेरे पास एक ये मटेरियल है, इसका रेजिस्टेंस 10 ओम है तो है, अब मैं इसे 20 वोल्ट से कनेक्ट करूं, 100 वोल्ट से कनेक्ट करूं, रेजिस्टेंस तो उतना ही रहेगा। क्या ये V पे डिपेंड करता है R? नहीं। क्या ये R करंट पे डिपेंड करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं करता है। जस्ट लाइक C भी आपका Q एंड V पे डिपेंड नहीं करता है। तो अभी R डिपेंड किस पे करता है, आप लोग जानते हैं, R = ρL/A, यानी रेजिस्टिविटी, डायमेंशन, लेंथ, डायमेंशन, एरिया, डायमेंशन, यानी आपके डायमेंशन एंड साइज पे आपका ये डिपेंड कर रहा है आपका रेजिस्टेंस। इन अ वेरी वेरी सिमिलर वे आपका कैपेसिटेंस भी किस किस पे डिपेंड करता है, C डिपेंड्स ऑन किस पे, एप्सिलॉन नॉट एंड R, यानी आपके R मींस डायमेंशन एंड एप्सिलॉन नॉट पे डिपेंड करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
मिक्स मत कीजिएगा चीज़ों को, मिक्स मत कीजिएगा चीज़ों को। आपका कैपेसिटेंस इट इज डिफाइंड लाइक दिस बट इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन डायमेंशन एंड एप्सिलॉन नॉट। आपके रेडियस ज्योमेट्री पे डिपेंड कर रहा है और एप्सिलॉन नॉट पे। सिमिलरली रेजिस्टेंस जैसे आपका रो एल और बाई ए पे डिपेंड करता है, ये वी एंड आई पे डिपेंड नहीं करता है। बट रेजिस्टेंस डिफाइंड ऐसे है, बट डिपेंड किस पे करता है रेजिस्टेंस आपका, इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ये सारी बात हम डिटेल में ऑलरेडी करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस कर चुके हैं। इज इट क्लियर? क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों यहाँ पे आपको इतना समझ में आ गया किस किस पे डिपेंड करता है। तो आइए एक दो थोड़ा सा लाइन लिख लेते हैं, नोट्स फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि आप लोग भूलें ना। तो बच्चों कैपेसिटेंस इज योर कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज पर यूनिट वोल्टेज। तो बच्चों जो भी अभी मैंने एक्सप्लेन किया वो थोड़ा सा मैंने एक दो लाइनें आपके बोर्ड में लिख दी ताकि आप लोग फ्यूचर में भूले नहीं। क्या लिखा है एक बार आप लोग रीड कर लीजिए। सी क्या होता है, Q by V, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। कैपेसिटेंस, कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज पर यूनिट वोल्टेज, पर यूनिट वोल्टेज। बात समझ में आ रही है? इट इज डिफाइंड एज Q by V जस्ट लाइक R इक्वल टू V by I, बट इट डजंट डिपेंड ऑन Q and V, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। इनफैक्ट इट डिपेंड्स ऑन योर डायमेंशंस, शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? बता चुके हैं कैपेसिटेंस को, ऑल्दो आप कैसे डिफाइन करते हैं, C इक्वल टू Q by V। अभी देखा था हमने इक्वल टू क्या आता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। किस किस पे डिपेंड करता है, शेप साइज डायमेंशन, इन पे डिपेंड करता है, Q एंड V पे डिपेंड नहीं करता है। बात समझ में आ रही है? तो इतनी बात अगर बच्चों आपको समझ में आ गई तो अभी तक हमारी जो प्रॉब्लम चल रही है वो ये चल रही है, आपने किसी भी कंडक्टर को आपने कोई चार्ज Q ला के दिया तो डेफिनेटली उसका पोटेंशियल इंक्रीज होगा, डेफिनेटली उसकी एनर्जी इंक्रीज होगी। बट ये एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी है बच्चों, आपके कोई काम की नहीं है, एक बिखरी एनर्जी है। जैसे आप पानी बिखेर देते हैं, बोलेंगे मेरे पास 1 गिलास पानी है, बिखेरा 1 गिलास पानी आपने गिरा दिया जमीन में और बोल रहे हैं मेरे पास 1 गिलास पानी है, क्या वो पानी यूज का है? नहीं है। बात समझ में आ रही है? कुछ ऐसी ही बातें हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी है, ये आपके अभी तक कोई काम की नहीं है। कहां से कहां तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, इनफाइनाइट से लेके आए आप उस बॉडी तक, तो इनफाइनाइट से उस r डिस्टेंस तक ये एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड है, फैली है, स्कैटर्ड है। तो पहली प्रॉब्लम जो अभी हम जिसके साथ प्रॉब्लम के साथ गुजर रहे हैं वो है स्कैटर्ड एनर्जी। इसको हमें कंसंट्रेटेड एनर्जी बनाना है, कन्फाइंड एनर्जी बनाना है, पहली प्रॉब्लम। आइए दूसरी प्रॉब्लम और क्या क्या है आइए समझते हैं। देखिए 4 पाई C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अर्थ। एग्जांपल लेते हैं, एक काम करते हैं अर्थ का, क्योंकि हमें रेडियस कितना होता है जल्दी से बता दीजिए। कैपेसिटेंस अगर मैं अर्थ के लिए निकालूं तो क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इक्वल टू क्या आ गया मेरे अर्थ के लिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। रेडियस कितना होता है अर्थ का, 6400 किलोमीटर, तो कितना होता है 6400 किलोमीटर यानी 10 टू द पावर 3। लिख देता हूं रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है 6400 किलोमीटर। बहुत अच्छी बात है बच्चों, थोड़ा सा इसे कैलकुलेट कीजिए, थोड़ा सा कैलकुलेट कीजिए, रफ आइडिया बताइए कितना आ रहा है। चलिए कैलसी यूज कर लेते हैं, लेट मी यूज माय हैंडसेट। 4 इंटू 3.17 अप्रोक्स इंटू 8.85 इंटू 6400 इक्वल टू मेरा बन के आ गया ये आपका बच्चों, ये मेरा आ गया है 718,195 इंटू 10 टू द पावर -9। बच्चों थोड़ा सा -9 को फर्दर सॉल्व करो, ये कितना आ गया 0.7 इंटू 10 टू द पावर कितना है, 1 2 3 4 5 6 कितना हो गया 10 टू द पावर -3, 0.0007 कितना छोटा आ रहा है, इवन लेस देन क्या है ये, इट इज लेस देन 1 फैरेड। अरे बच्चों इतना तो समझ में आता है, लेस देन 1 फैरेड आ रहा है। 10 टू द पावर -9 को सॉल्व करेंगे तो यानी डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 9, 0.00 कितने चलेंगे आप समझ जाइए। बात समझ में आ रही है? तो 1 फैरेड भी आप अचीव नहीं कर पा रहे हैं, इतने बड़े 1 फैरेड भी आप लोग अचीव नहीं कर पा रहे हैं, किससे, इतने बड़े धरती से 6400 किलोमीटर, इतना बड़ा अर्थ, उस बड़े अर्थ में इतना बड़ा आर लेके भी आप सिर्फ 1 फैरेड अचीव नहीं कर पा रहे हैं। यानी एक बहुत बड़ी दूसरी प्रॉब्लम ये है, क्या आपने कैपेसिटर जितने भी आज तक देखे हैं इतने बड़े लगाते हैं,
नहीं, छोटे छोटे से, यानी डिस्कवरी हो चुकी है, रिसर्च हो चुकी है, हम कन्फाइन करने में सक्सेसफुल हो गए, हम बड़े नहीं छोटे छोटे में भी हम अच्छा खासा फेरेड अमाउंट यूज कर सकते हैं, अच्छा खासा क्या कैपेसिटेंस अचीव कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है। ऑल्दो 1 फेरेड अपने आप में कोई छोटी यूनिट नहीं होती है, 1 फेरेड अपने आप में बहुत बड़ी यूनिट होती है, इसलिए आप जितने भी कैपेसिटर देखेंगे उनकी इन जनरल जो यूनिट होती है माइक्रो फेरेड में चलती है। माइक्रो मीन्स आपको पता है यूनिट कितनी होती है, तो माइक्रो फेरेड में इसलिए चलती है। बात समझ में आ रही है। तो अभी तक हमारे पास 2 प्रॉब्लम अब निकल के आई। 2 प्रॉब्लम क्या निकल के आई? वन प्रॉब्लम ये निकल के आई स्कैटर्ड एनर्जी, दूसरी 1 फेरेड को भी अचीव करने में इतना बड़ा साइज चाहिए, यानी हमें साइज छोटा करना है नंबर 1, दूसरा स्कैटर्ड को कंसंट्रेटेड बनाना है। तो बच्चों शायद आपको इतना समझ में आया होगा अभी हम किस प्रॉब्लम के साथ गुजर रहे हैं। हम कैपेसिटर कंडेंसर की डिस्कवरी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। आज के लेक्चर हम कहाँ पे रोक रहे हैं? हम डिस्कवरी पे रोक रहे हैं। हमें अभी डिस्कवर करना है, हमें अभी रिसर्च करनी है कि हमें अचीव कैसे करेंगे, ये 2 प्रॉब्लम से हम निजात कैसे पाएंगे, ओवरकम कैसे करेंगे। तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं पे रोकते हैं, कल मिलते हैं एट द सेम टाइम। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।